नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं ब्रिज कोर्स जो 2026-27 कक्षा 9वीं और विषय विज्ञान देखने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास में प्रथम सप्ताह द्वितीय सप्ताह की क्लास देखे और उसमें जो भी कार्यविधि थी उसको हमने बहुत अच्छे से समझे। और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं तृतीय सप्ताह और तृतीय सप्ताह में जो भी आएगा हम उसे बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। यदि आपने पिछली क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लास को ज़रूर देखें। मैंने एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से उन क्लासों में आपको समझाया हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। और आज हम देखने वाले हैं तृतीय सप्ताह और और यदि आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम बिना टाइम किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का तृतीय सप्ताह। और तृतीय सप्ताह में सबसे पहले हम देखने वाले हैं भौतिक राशियाँ। तो कौन कौन सी भौतिक राशियाँ होती है उनके बारे में हम ठीक से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि राशियाँ क्या होती है, भौतिक राशियाँ हम किसे कहते हैं। पहले हम एक लाइन की हमारी डेफिनेशन है उसे हम समझ लेते हैं। भौतिक राशियाँ वे मात्राएं होती है भौतिक राशियाँ वे मात्राएं होती है जिन्हें मापा जा सकता है और इन जिनका उपयोग भौतिक घटनाओं को समझने और वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। एक बार फिर से, भौतिक राशियाँ वे मात्राएं होती है जिन्हें मापा जा सकता है और जिनका उपयोग भौतिक घटनाओं को समझने और वर्णन करने के लिए किया जाता है। अब भौतिक राशियों को समझने के लिए हमारे सामने एक चार्ट है। वो क्या है? मूल भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। मूल भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। तो अब देखने वाले हैं हम मूल भौतिक राशियाँ। मूल भौतिक राशियाँ में क्या क्या है? सबसे पहले एक लाइन की परिभाषा देखते हैं हम। ये वे राशियाँ हैं जो स्वतंत्र होती है। भौतिक राशियाँ कैसी होती है? स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें अन्य राशियों के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इनमें शामिल है लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान। अब लंबाई किसी वस्तु की लंबाई दूरी को मापने की इकाई है। लंबाई क्या है? किसी वस्तु की लंबाई दूरी को मापने की इकाई है। द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की सहनती है। समय किसी घटना की अवधि अंतराल को मापने की एक इकाई है। तापमान किसी वस्तु की गर्मी या ठंडक को मापने की एक इकाई है। तापमान। तो ये अभी जो राशियां हम देख रहे थे वो कौन सी राशियां हैं? भौतिक राशियां हैं। अब हम देखने वाले हैं तापमान की इकाइयां। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं तापमान को सेल्सियस में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? सेल्सियस में। यह तापमान की सबसे सामान्य इकाई है। तापमान नापने की सबसे सामान्य इकाई क्या है? सेल्सियस। पानी का गलनांक यानी जमना 0 डिग्री सेल्सियस पर, पानी का उबलना यानी क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब दूसरी क्या है? फ़ारेनहाइट। दूसरी कौन सी है तापमान की इकाई? फ़ारेनहाइट। यह तापमान की एक अन्य इकाई है जिसमें पानी का गलनांक 32 फ़ारेनहाइट होता है और पानी का क्वथनांक 212 फ़ारेनहाइट होता है। यानी पानी जमता है 32 फ़ारेनहाइट में और खौलता है 212 फ़ारेनहाइट में। अब देखते हैं केल्विन। यह ताप की एक मूल इकाई है। केल्विन क्या है? ताप की एक मूल इकाई है जिसमें पानी का गलनांक 273.15 केल्विन होता है और क्वथनांक 373.15 केल्विन होता है। यदि हमें इन इकाइयों के माध्यम से यदि तापमान या सेल्सियस या केल्विन निकालना हो तो हमें ये सूत्रों का उपयोग करना होता है। यदि फ़ारेनहाइट से यदि हमें तापमान निकालना है तो हमें ये सूत्र लगाना होता है। सेल्सियस के लिए ये लगाना होता है और केल्विन के लिए ये लगाना होता है।
यदि आपको क्लास समझ में आती है तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको जो है प्रतिदिन नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। जैसे अभी जो है आपको मैथ्स का भी ब्रिज कोर्स मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तापमान को मापने का उपकरण क्या है? थर्मामीटर। तो थर्मामीटर दो तरह के होते हैं, एक सामान्य थर्मामीटर और दूसरा डिजिटल थर्मामीटर। अभी तक हमने जो देखे थे भौतिक राशियां में, कौन सी राशियां देखे थे? अभी हमने कौन सी राशि देखे? मूल भौतिक राशियां देखे। मूल भौतिक राशियां के बाद अब हम देखेंगे व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां ने व्युत्पन्न राशियां क्या होती है? वे राशियां जिन्हें मूलभूत राशियों के संयोजन से परिभाषित किया जाता है, इनमें शामिल है क्या है? गति, वेग, त्वरण, बल, ये सारी राशियां, और दाब, ये सारी राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। अब हम इनको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, इसके बाद जो है अभ्यास प्रश्न देखेंगे। गति, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर जब किसी भी दिशा में हो तो उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। वेग, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर जब किसी निश्चित दिशा में हो तो उसे क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। त्वरण, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। बल, फोर्स, किसी वस्तु पर लगाया गया धक्का या खिंचाव जो वस्तु की गति या गति की दिशा या आकार में परिवर्तन कर सकता है, इसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। दाब, यह किसी वस्तु की सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल की मात्रा होती है। यह किसी वस्तु की सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल की मात्रा क्या कहलाती है? दाब कहलाती है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं, निम्नलिखित राशियों को मूल भौतिक राशियों और एवं व्युत्पन्न भौतिक राशियों को परख कर उचित कलम में लिखिए। और हमें पहचानना है कि मूल राशियाँ कौन सी है और व्युत्पन्न राशियाँ कौन सी है, और कलम में हमें फिल करना है, यानी भरना है। तो देखिए मूल राशियाँ क्या है? लंबाई, द्रव्यमान, समय और तापमान। व्युत्पन्न राशि गति, वेग, त्वरण और बल है। नीचे एक टेबल हमारे सामने है और उसमें क्या दिया है? निम्नलिखित मूल भौतिक राशियों को उनकी इकाइयों से मिलाइए। तो यहाँ पर भौतिक राशियाँ दी हुई है और उनकी इकाइयों से या उनका मात्रक से उन्हें मिलाना है। लंबाई का किलोग्राम, हमें कलम को मिलान करना है, यानी सही ऑप्शन को भरना है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन। तो इस तरह से ये सही होगा। अब हमारे सामने क्या दिया है? लंबाई मापन तालिका तैयार कीजिए। कैसे तैयार करना? हमें लंबाई मापन एक तालिका बनाना है। जैसे यहाँ पर दिया पेंसिल की लंबाई, यहाँ पर हमें वस्तु के नाम भरना है और साइड में क्या लिखना है? उनकी लंबाई क्या होती है। इस प्रकार से हमें लंबाई मापन तालिका तैयार करना है। पेंसिल की लंबाई कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर। किताब की 25 सेंटीमीटर। कॉफ़ी की 20 सेंटीमीटर। रबड़ की 5 सेंटीमीटर और स्केल की 30 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने जो है वस्तु और उनकी लंबाई की तालिका तैयार कर ली। अब सेकंड कॉलम में क्या है? द्रव्यमान मापन तालिका तैयार कीजिए। यहाँ वस्तु है, यहाँ उनको नापना है। सेब 150 ग्राम, आलू 200 ग्राम, चीनी 500 ग्राम, किताब 500 ग्राम, पत्थर 800 ग्राम। तो ये जो द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान दिया है, ये ज़्यादा भी हो सकता है। अब हमें देखना है बल की परिभाषा। अब हमें यहाँ पर कुछ परिभाषाएं मिलेगी, हम उनको पूरा करेंगे। अब हम देखने वाले हैं परिभाषाएं।
पहली परिभाषाएं क्या है? बल की परिभाषा। किसकी परिभाषा? बल की परिभाषा। बल की परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु पर लगाया गया धक्का या खिंचाव जो वस्तु की गति की दिशा या आकार में परिवर्तन कर सकता है, बल कहलाता है। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बहुत सीधी और सटीक परिभाषा है। आपको मेरे साथ केवल ध्यान से सुनना है, निश्चित ही आपको समझ में आने वाली है। बल की इकाई क्या है? बल की इकाई न्यूटन है। दाब की परिभाषा। अब दाब क्या होता है? एक लाइन में हम समझते हैं। यह किसी वस्तु के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल की मात्रा है। यह किसी वस्तु के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल की मात्रा है। क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। अब क्या दिया हुआ है? दाब की इकाई लिखिए। दाब की इकाई क्या है? पास्कल है। क्या है? पास्कल। एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 2 वर्ग मीटर है। दाब की गणना कीजिए। तो दाब कितना होगा? तो सबसे पहले हम सूत्र देखते हैं। क्या होता है? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल 10 न्यूटन बटे 2 वर्ग मीटर बराबर आंसर क्या आएगा? 5 पास्कल। क्या आएगा? 5 पास्कल। अब लास्ट में क्या दिया है? बल का मात्रक किस भौतिक विज्ञानी के नाम पर रखा गया? बल का मात्रक न्यूटन इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा गया। यानी बल को सबसे पहले किसने बताया? सर आइजैक न्यूटन ने बताया। अब हम यहाँ ध्वनि के बारे में समझने वाले हैं कि ध्वनि क्या होती है। तो सबसे पहले ध्वनि की परिभाषा हमारे सामने है। और क्या है? ध्वनि किसी वस्तु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि की क्या पहचान है? किसी वस्तु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि किनसे प्राप्त होती है? ध्वनि कंपित वस्तु के द्वारा प्राप्त होती है। कंपन क्या होता है? किसी वस्तु की अपनी माध्य गति के कुछ इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। नारियल का एक खोखला, यदि हमें कंपन देखना है, समझना है, तो हम एक विधि अपना सकते हैं। एक तरह बनाकर नारियल का एक खोखला गोल लीजिए और उससे एक वाद्य यंत्र, एक तारा बनाइए। इसे आप किसी मिट्टी के बर्तन से भी बना सकते हैं। इस वाद्य यंत्र को बजाइए और इसके कंपायमान भाग को पहचानिए। क्रियाकलाप में हम देखेंगे कुछ वाद्य यंत्र देखेंगे और कुछ देखेंगे ध्वनि उत्पन्न करने वाले। तो ये देखिए क्रियाकलाप में हम देखने वाले, यहाँ पर हमारे सामने एक टेबल है और टेबल में क्या है? एक साइड वाद्य यंत्र है और दूसरी साइड क्या है? ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपमान भाग। वीणा। वीणा में ध्वनि उत्पन्न करने वाला भाग कौन सा है? तानित डोरी या तार। तबला। तबला में क्या है? तानित झिल्ली। सितार। सितार में क्या है? तानित तार। बांसुरी। बांसुरी में क्या है? बांसुरी स्तंभ। शहनाई। शहनाई में क्या है? वायु स्तंभ। ढोलक। ढोलक में क्या है? तानित झिल्ली। हारमोनियम में क्या है? वायु स्तंभ। तो ये सारे जो है वाद्य यंत्र है जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। नोट में क्या दिया है? जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती। वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है। ध्वनि का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। यह मात्रक भौतिक विज्ञानी हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर रखा गया था। तो ये अभी हमने देखे ध्वनि। अब हम देखने वाले हैं मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि कि मनुष्यों के द्वारा ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मनुष्यों में ध्वनि वाद्य यंत्र अथवा कंठ द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। तो मनुष्यों में जो ध्वनि है वो कहाँ से उत्पन्न होती है? वाद्य यंत्र। और वो वाद्य यंत्र का नाम क्या है? कंठ। कंठ, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैरिंक्स बोलते हैं। वाद्य यंत्र के आर पार 2 वाक तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच वायु के निकलने के लिए
एक संकीर्ण झिल्ली बनी होती है। फेफड़े की वायु वाक तंतु को कंपित करती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। अब नीचे क्या दिया है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के माध्यम वायु, द्रव या ठोस भी हो सकते हैं, यानी तीनों माध्यम में ध्वनि चलती है। ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक चलती है, द्रव में ठोस से कम, यानी लगभग 1480, गैस में सबसे कम, यानी ध्वनि सबसे ज़्यादा किस में चलती है? ठोस में चलती है। अब हम देखेंगे कि हमें जो ध्वनि सुनाई देती है वो कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि सुनाई देती है। श्रव्य अथवा अश्रव्य ध्वनियाँ। श्रव्य ध्वनियाँ वह ध्वनियाँ जो मानव कान के द्वारा सुनी जा सकती है। कैसी ध्वनियाँ कहलाती है? श्रव्य ध्वनियाँ की आवृत्ति सीमा होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अश्रव्य ध्वनियाँ वह ध्वनियाँ जो मानव कान द्वारा सुनी नहीं जा सकती, अश्रव्य ध्वनियाँ कहलाती है, और इनकी आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से कम, यानी इंफ्रासाउंड, और 20,000 से अधिक, जिसे क्या बोलते हैं? अल्ट्रासाउंड। ये दोनों ध्वनियों के बीच में जो ध्वनि रहती है हम उसे सुन सकते हैं, इससे कम और इससे अधिक नहीं सुन सकते। अब हम क्या देखने वाले हैं? वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र में क्या देखने वाले हैं? ये वाद्य यंत्र, और यहाँ दिया है वाद्य यंत्रों के कंपायमान भाग। बीड़ा का कंपायमान भाग कौन सा है? तानित डोरी। तबला तानित झिल्ली। शहनाई वायु स्तंभ। अब हम देखने वाले हैं कुछ परिभाषाएं जो हमारे पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप एक बार ठीक से समझ लीजिए, तो आपको हमेशा के लिए प्रश्न तैयार होने वाले हैं। ध्वनि क्या है? ध्वनि किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है जिसे हम सुन सकते हैं। क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। ध्वनि की गति वायु में क्या है? ध्वनि की गति वायु में 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि की आवृत्ति की इकाई किस भौतिक वैज्ञानिक के नाम पर है? ध्वनि की आवृत्ति इकाई हर्ट्ज है। नाम हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर है, यानी हेनरिक हर्ट्ज एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर ध्वनि की इकाई है। श्रव्य ध्वनि और अश्रव्य ध्वनि में अंतर लिखिए। श्रव्य ध्वनि वो ध्वनि होती है जिसको हम सुन सकते हैं, यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच तक की ध्वनि श्रव्य ध्वनि कहलाती है। लेकिन इससे अल्प ध्वनि यानी 20 हर्ट्ज से कम तथा 20,000 से अधिक यदि ध्वनि होती है तो उसे हम अश्रव्य ध्वनि कहते हैं, क्योंकि उसे हम सुन नहीं सकते। अब इसके बाद में क्या दिया है? श्रव्य ध्वनि को आवृत्ति सीमा क्या होती है? श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति सीमा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। अश्रव्य ध्वनि की 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं अल्ट्रासाउंड ध्वनि की आवृत्ति सीमा क्या है? अल्ट्रासाउंड ध्वनि की आवृत्ति सीमा जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? माध्यम के प्रकार एवं तापमान पर ध्वनि की गति निर्भर करती है। ध्वनि का उपयोग किस में किया जाता है? संगीत, संगीत, संचार, चिकित्सा में कौन सी ध्वनि? अल्ट्रासाउंड। औद्योगिक जांच, सोनार आदि, इन सब में ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझना चाहिए। अवांछित या अत्यधिक तेज ध्वनि जंतु एवं मनुष्यों को नुकसान पहुंचाती है। ऐसी ध्वनि क्या कहलाती है? ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। बस आज की क्लास में इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी। यदि लगी तो आप एक लाइक, और यदि वीडियो आपको पसंद आया तो आप शेयर ज़रूर करिए। और यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको ऐसे नए नए अपडेट प्रतिदिन मिलते रहे। बाकी जब हमारी अगली क्लास होगी तो अगली क्लास में हम देखने वाले हैं चतुर्थ सप्ताह।